ऑडियो 2 पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। चेहरा आंतरिक स्थिति का दर्पण है। अपने रोजमर्रा के जीवन में जितने लोगों के संपर्क में आता है, उसकी आकृति देखकर वह इसका बहुत कुछ अंदाज लगा लेता है कि इसमें से कौन किस ढंग का है, उसका स्वभाव, चाल चलन और चरित्र कैसा है। यह अंदाज बहुत अंशों में सही उतरता है, यद्यपि कभी कभी बनावट की चकाचौंध में धोखा भी हो जाता है, पर अधिकांश में शक्ल सूरत देखकर यह जान लिया जाता है कि यह आदमी किस मिट्टी से बना है। मनुष्यों को पहचानने की कला में जो जितना ही प्रवीण होता है, वह अपने व्यवसाय में उतना ही अधिक निश्चिंत रहता है। जैसे आदमी से तैसी ही आशा रखने का मार्ग मिल जाए तो ठगे जाने का भय कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बहुत पूर्व काल में से इस विद्या की खोज जारी है। अनेक अन्वेषकों ने इस दिशा में बहुत खोज की है और गोता लगाने पर जो रत्न उन्हें मिले हैं, उनको सर्वसाधारण के सामने प्रकट किया है। महाभारत एवं वेद पुराण और कादम्बरी आदि ग्रंथों से ये पता चलता है कि इस विद्या में से भारतवासी पुराने समय से परिचित है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा है कि जब त्रिजटा राक्षसी ने सीता को राम की मृत्यु हो जाने का झूठा संवाद सुनाया, तो सीता ने उत्तर दिया, हे त्रिजटा, तेरे पांवों में पद्मों के चिन्ह हैं, जिनसे पति के साथ राज्याभिषेक होना प्रकट होता है। मेरे केश पतले, समानाकार तथा काले हैं, भौहें खुली हुई हैं, जंघाएं रोम रहित तथा गोल, दांत जुड़े हुए कुंदकली से, नख गोल चिकने, स्तन मिले हुए मोटे, रोम कोमल, रंग उज्जवल है। इसलिए पंडितों ने मुझे शुभ लक्षण वाली सौभाग्यशालिनी कहा है। राम जी के ना होने से ये सब लक्षण मिथ्या हो जाएंगे। इस कथन से विदित होता है कि त्रेता ने आकृति विज्ञान की जानकारी स्त्रियों को भी दी थी। आर्यों से ये विद्या चीन, तिब्बत, ईरान, मिस्र, यूनान आदि में फैली। पीछे अन्य देशों में भी इसका प्रचार हुआ। ईसा के 250 वर्ष पूर्व टालेमी के दरबार में एक मुलापस नामक विद्वान रहा करता था। उसने इस विषय पर एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। वर्तमान समय में यूरोप, अमेरिका के वैज्ञानिक रक्त और पसीने की कुछ बूंदों का रासायनिक विश्लेषण करके मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के बारे में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन करने में सफल हो रहे हैं। कीरियो प्रभृति विद्वानों ने तो नए सिरे से इस संबंध में गहरा अनुसंधान करके अपने जो अनुभव प्रकाशित किए हैं, उनसे एक प्रकार की हलचल मच गई है। आकृति देखकर मनुष्य को पहचान करने की विद्या अब इतनी सर्वांगपूर्ण होती जा रही है कि लोगों का भीतरी परिचय कुछ भी क्षण में प्राप्त कर लेना आश्चर्यजनक रीति से सरल और संभव होने लगा है। प्रकृति ने थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है। प्राय देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी लोगों की शकल सूरत देखकर कुछ धारणा बनाते हैं और उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। साधारण हर मनुष्य किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अंदाज लगाता है कि विश्वास करने योग्य है या इससे बचकर दूर रहना चाहिए। भले ही आप न जाने कि यह विद्या में आती है, पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य में जो मानसिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनसे मनुष्य को पहचानने की विद्या भी एक है। यह सहज ज्ञान हर एक के हिस्से में आया है। यह दूसरी बात है कि किसी के पास उसकी मात्रा कम हो और किसी के पास अधिक। जिस प्रकार व्यायाम से बल, पढ़ने से विद्या और प्रयत्न से बुद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार अभ्यास से इस ज्ञान की भी उन्नति हो सकती है और उसके आधार पर बहुत कुछ वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इस प्रसंग में आते हैं कि किस प्रकार आकृति देखकर दूसरों की पहचान की जाती है। आप किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर, नेत्रों पर छलकने वाले भावों पर, पहनाव उतार में, तौर तरीके में बहुत गंभीरता पूर्वक इस शिक्षा के साथ दृष्टि डालिए कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का है। यदि मन एकाग्र और स्थिर होगा तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक प्रकार की धारणा जमती है।
इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के ऊपर दृष्टिपात कीजिए और उस चित्र का धारणा जमने दीजिए। इन दोनों धारणाओं का मुकाबिला करिए और देखिए कि किन किन लक्षणों के कारण कौन कौन से संस्कार जमे हैं। तुलनात्मक रीति से इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों को देखिए, उनके लक्षणों पर विचार कीजिए और मन में जो छाप पड़ती है उसका विश्लेषण कीजिए। ये अन्वेषण और अभ्यास यदि आप कुछ दिन लगातार जारी रखें तो इस विद्या के संबंध में बहुत कुछ जानकारी अपने आप प्राप्त होती जाएगी और अनुभव बढ़ता जाएगा। इस पुस्तक में बताया गया है कि कोई दो प्राणी एक सी आकृति के नहीं होते। सबकी आकृति में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। कुदरत ने अपनी कारीगरी हर एक प्राणी में अलग अलग दर्शाई है। एक सांचे में सबको ढालने की बेगार नहीं भुगती है, वरन हर एक मूर्ति को निराले तर्ज तरीके के साथ गढ़ा है। इस विभिन्नता के कारण ये उदाहरण तो नहीं बताया जा सकता कि इस प्रकार के अंग प्रत्यंगों वाले इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जिस आदमी की आकृति का उदाहरण दिया जाएगा उसकी जोड़ी का दूसरा आदमी सृष्टि में मिल सकना कठिन है। फिर भी कुछ मोटी मोटी रूपरेखाएं बताई जा सकती हैं। कुछ ऐसा श्रेणी विभाजन किया जा सकता है कि अमुक ढांचे के अमुक आकृति हो तो उसका यह परिणाम होगा। केवल अंग प्रत्यंगों की बनावट से ही ठीक और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। किस व्यक्ति का लाक्षणिक परीक्षण करने के लिए उसकी चाल ढाल, भाव भंगिमा, तौर तरीका, मुख मुद्रा, मुद्रा, बात करने, उठने बैठने का ढंग आदि बातों पर विचार करना होगा। जिस प्रकार गंध सूंघ कर आप थैले में बंद रखी हुई मिर्च, हींग, कपूर, इलायची आदि को बिना देखे भी जान लेते हैं, उसी प्रकार शरीर के बाहरी भागों से जो लक्षण बिखरे पड़े हैं उन्हें देखकर ये भी जान सकते हैं कि इस मनुष्य के विचार, स्वभाव तथा कार्य किस प्रकार के होंगे। यहाँ भ्रम में पड़ने की कोई बात नहीं है। आकृति की बनावट के कारण स्वभाव नहीं, वरन स्वभाव के कारण आकृति का निर्माण होता है। स्थूल शरीर की एक धुंधली सी छाया हर वक्त साथ साथ फिरा करती है। सूक्ष्म शरीर की भी एक छाया है जो जरा गहराई के साथ दृष्टि डालने पर लोगों की आकृति में उड़ती हुई दिखाई देती है। पेट में जो कुछ भरा है वह बाह्य लक्षणों से प्रकट हुए बिना नहीं रहता। प्याज पेट के भीतर पहुंच जाए तो भी उसकी गंध मुंह से आती रहती है। इसी प्रकार आंतरिक विचार और व्यवहारों की छाया चेहरे पर दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि आमतौर पर भले बुरे की पहचान आसानी से हो सकती है। धोखा खाने या भ्रम में पड़ने के अवसर तो कभी कभी ही सामने आते हैं। मनुष्य का कार्य आमतौर पर उसके विचारों के परिणाम होते हैं। ये विचार आंतरिक विश्वासों के परिणाम होते हैं। दूसरे शब्दों में इसी बात को यूं कहा जा सकता है कि आंतरिक भावनाओं की प्रेरणा से ही विचार और कार्यों की उत्पत्ति होती है। जिसका हृदय जैसा होगा वैसा ही विचार करेगा और वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त होगा। संपूर्ण शरीर एवं भावनाओं के चित्र बहुत कुछ झलक आते हैं। अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे का निर्माण अधिक कोमल तत्वों से हुआ है। मैले पानी की अपेक्षा साफ पानी में परछाई अधिक साफ दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे पर आंतरिक भावनाओं का प्रदर्शन अधिक स्पष्टता के साथ होता है। यह विचार और विश्राम जब तक निर्बल और डगमग होते हैं तब तक तो बात दूसरी है, पर जब मनोगत भावनाएं दृढ़ हो जाती हैं तो उनके प्रकट करने वाले चिन्ह चेहरे पर उगाते हैं। आपने देखा होगा कि यदि कोई आदमी चिंता, शोक, क्लेश या वेदना के विचारों में डूबा हुआ बैठा होता है तो उसके चेहरे की पेशियां दूसरी स्थिति में होती हैं, किंतु जब वह आनंद से प्रफुल्लित होता है तो होंठ, पलक, गाल, कनपटी, मस्तिष्क की चमड़ी में दूसरी ही तरह की सलवटें पड़ जाती हैं। हंसोड़ मनुष्यों की आंखों के बगल में पतली रेखाएं पड़ जाती हैं। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति की भवें में बल पड़ने की, माथे में खिंचाव की लकीरें बन जाती हैं। इस प्रकार अन्य प्रकार के विचारों के कारण आकृति के ऊपर जो असर पड़ता है उसका कारण कुछ खास तरह से चिन्ह, दाग, रेखा आदि बन जाते हैं। जैसे जैसे वे भले बुरे विचार मजबूत और पुराने होते जाते हैं वैसे चिन्ह भी स्पष्ट और गहरे बन जाते हैं। दार्शनिक अरस्तु के सामने
के विद्वानों का मत था कि पशुओं के चेहरे में मनुष्यों के चेहरे की तुलना करके उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। जिस आदमी की शक्ल सूरत जिस जानवर से मिलती जुलती होगी, उसका स्वभाव भी उसी के समान होगा। जैसे भेड़ किसी शक्ल मूर्ख होना प्रकट करती है, इसी प्रकार सियार की चालाकी, शेर की बहादुरी, भेड़िए की क्रूरता, तेंदुओं की चपलता, सुअर की मलिनता, कुत्ते की चापलूसी, भैंसे की आलसीपन, गधे की बुद्धिहीनता प्रकट करती है। यह मिलान आजकल भी ठीक बैठता है, पर अब तो इस विद्या में बहुत तरक्की कर ली है और अन्य बहुत सी बातें भी मालूम हो गई हैं। निसंदेह चेहरा मनुष्य की आंतरिक स्थिति को दर्पण के समान दिखा देता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे देखने और समझने योग्य ज्योति आंखों में हो। इस पुस्तक में चेहरे का हाल, भवें, मस्तक, कान, नाक, दांत, ठुड्डी, मुंह और आंखों के संबंध में हम लिखेंगे। हस्तरेखा, छाती, हाथ, पांव, कमर, पीठ आदि के अंगों के बारे में शीघ्र ही एक अलग पुस्तिका भी प्रकाशित करेंगे। किसी हाट बाजार में बैठी हुई सुस्ताती हुई रूपवती नवयुवती के समीप खड़े हो जाइए और देखते रहिए कि उधर से निकलने वाले लोगों को किस प्रकार की दृष्टि उस पर पड़ती है। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, बालिका की दृष्टि उस युवती पर जाएगी, पर उनमें एक दूसरे की अपेक्षा बहुत अंतर होगा। किसी की दृष्टि में वासना, किसी की में कामुकता, किसी में स्नेह, किसी में भूख, किसी में लालच, किसी में कुड़न, किसी में तिरस्कार, किसी में वैराग्य, किसी में घृणा भरी हुई भावें आपको दिखाई देंगी। ये विभिन्नताएं बताती हैं कि उन देखने वालों में से किस किस का कैसा स्वभाव है। विगत जीवन में इस प्रकार की किसी युवती से जिसे जैसा वास्ता पड़ा होगा, उसकी वैसी ही अनुभूति जागृत होगी। जिस वृद्धा को अपनी इतनी ही बड़ी ऐसी ही पुत्री का वियोग सहना पड़ा होगा, उसके नेत्रों में इस अज्ञात युवती के प्रति भी वात्सल्य भाव उमड़ आवेगा। देखने वाली बुढ़िया की आंखों में आंसू देखकर किसी हद तक उसका भूत और भविष्य जान सकता है। भूत यह है कि उस वृद्धा को इस प्रकार की कोई लड़की कभी प्यारी रही होगी। वर्तमान यह है कि अब उसका वियोग उसे सहना पड़ रहा है। यह तो एक सामायिक घटना हुई। किसी घटना का कोई जोरदार प्रभाव पड़े तो उसके संस्कार गहरे उतर जाते हैं और वे किसी साधारण समय में भी नींद आदि अंगों में जमे हुए भाव, अन्य लक्षणों को देखकर पहचाने जा रहे हैं। आकृति विज्ञान का यही आधार है। कहानी तथा उपन्यासों के लेखक अपने पात्र का चरित्र चित्रण करते समय उनकी बोलचाल, रहन सहन, मकान, कपड़े, शक्ल, सूरत का भी वर्णन करके अपनी रचना को हृदयग्राही बनाते हैं। सुयोग्य लेखक जानते हैं कि भीतरी चरित्र बाह्य रंग ढंग में प्रकट होता रहता है, इसलिए उसका वर्णन करने से यह सिद्ध होता है कि लेखक ने मानवीय आकृति विज्ञान से किस हद तक जानकारी प्राप्त की है। काला, गोरा, सुंदर, कुरूप कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी बुरी आदतों के कारण सुंदर अंगों में भी भौड़ापन आ जाता है। जो सुसंस्कृत है वो अष्टावक्र और सुकरात की तरह कुरूप क्यों ना हो, उनके अंग अपनी बनावट में खड़े रहते हुए भी प्रामाणिकता की साक्षी देते रहेंगे। ये रचना आदतों के कारण बनती या बिगड़ती रहती है। एक सज्जन व्यक्ति जब कुमार की ओर चलता है तो उसकी सज्जनता का चिन्ह घटते हैं और विभिन्न अंगों में से लक्षण उदय हो जाते हैं जिन्हें देखकर दुर्जनता को पहचाना जा सकता है। हाथों की रेखाएं घटती बढ़ती हैं, उनमें से कुछ नई निकलती हैं, लुप्त हो जाती हैं और परिवर्तन आचार और विचार में अंतर आने के कारण होता है। इस प्रकार स्वभाव और व्यवहार के कारण सूक्ष्म रूप से मन और शरीर में जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए कई बार से विचित्र चिन्ह उत्पन्न हो आते हैं तथा अंगों के ढांचों में कुछ विचित्र तरीके से हेरफेर भी हो जाता है।